नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सिप की टिप में। और आज की सिप की टिप होने जा रही है खास खास इसलिए क्योंकि जो आंकड़े निकल करके आए हैं जीडीपी ग्रोथ के, उसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, जून तिमाही में जीडीपी के नंबर 7.8% रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी मजबूती का संकेत है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर में इस माहौल में क्या अपनी रणनीति को, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जीएसटी कट की भी बात हो रही है, तो क्या रणनीति बदलनी चाहिए? बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी सवाल है कि क्या कंजम्पशन फंड्स पर दाव लगाना सही होगा, क्योंकि हर जगह यही चर्चा है जैसे ही जीएसटी के रेट गिरेंगे कंजम्पशन थीम जो है उसमें उछाल आता हुआ नजर आएगा। क्या थीमेटिक फंड्स में निवेश से अब फायदा होगा या फिर सेफ मोड में मल्टी एसेट फंड जो है चुनना आपके लिए बेहतर है? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खूब बातचीत करेंगे। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीईओ हर्षवर्धन रुंगटा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू दिव्या। तो रुंगटा सर के लिए, रुंगटा सर के आने से पहले ही हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। और एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, हर्षवर्धन रुंगटा सर का बड़ा फ़ैन हूं। तो सर, आपके लिए आपके आगमन से पहले ही बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां आ गई हैं। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसा हमने बताया, जीडीपी नंबर्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर में जो नंबर्स आए हैं वो किस तरह क्या इंडिकेशन कर रहे हैं। तो अगर हम पिछली तिमाही से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देखिए पिछले साल के मुकाबले 6.5 से बढ़कर के 7.8% ग्रोथ रही है। अगर बाकी क्वार्टर्स के मुकाबले एक एक करके अगर हम देखें तो चौथी तिमाही में ये नंबर्स जो रहे हैं वो 7.4, 6.2, 5.6, 6.5, 5 क्वार्टर्स में सबसे ज़्यादा बेहतर नंबर वो देखने को मिले। क्या इसको देख करके कुछ रणनीति बदलने की आवश्यकता है? ये आपसे हम शुरुआत कर रहे हैं और बाकी आप लोग आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और अपने सवाल आप भेजते रहिए और हम लोग कार्यक्रम के दौरान इसी थीम के इर्द गिर्द आपके सवालों को भी डिस्कस करते रहेंगे। सर, जो नंबर्स देखने को मिले हैं उस पर पहली तो आपकी टिप्पणी, क्योंकि ट्रम्प साहब ने तो कह दिया था ये तो डेड इकॉनमी है। अब ये हमने 7.8%, मतलब दुनिया की सबसे तेज़ इकॉनमी, बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, इससे ज़्यादा ग्रोथ तो किसी दुनिया में देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन ट्रम्प साहब कह रहे हैं डेड इकॉनमी है। अभी क्या आप इन नंबर्स को देखने के बाद कोई स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए, खास तौर से चूंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक भी 3-4 तारीख को होने वाली? तो देखिए विपुल जी, जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली जीडीपी नंबर्स हमारी इंडिया की आई हैं, अगर मैं आईएमएफ की डिटेल्स भी देखूं, आईएमएफ का भी जो प्रोजेक्शन है उसमें वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रोथ आप देखेंगे, उनका भी एस्टिमेट है कि इंडिया में मिलने वाला है। तो दो पहलुओं में इन्हें देखिए। एक है कि अगर हम आईएमएफ के आंकड़े देखें, हम एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्वार्टरली जो जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये तो हमारे पास नंबर्स, इंटरनेशनल डेटा भी है एंड डोमेस्टिक डेटा भी है। अब दूसरी बात होती है कि कितना नंबर अच्छा है। तो अगर हम आईएमएफ के प्रोजेक्शंस देखें तो करीबन 6.5% के आसपास वो प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। बाकी कंट्रियों से बहुत ज्यादा आगे है। बाकी कंट्रियों की आप अगर देखेंगे तो 4% है, कहीं 3% है। वहां हमारा जो प्रोजेक्शन है वो 6 और 7 के बीच में है। अगर हम एक्चुअल क्वार्टरली नंबर्स देखें जो आप अभी फ्लैश कर रहे हैं, वो 7.8% हमारे क्वार्टर में दिखा है। सो आई थिंक इसका जो नेक्स्ट सबमिशन हमें लेना चाहिए हमारे साथ, वो एक सिंपल पॉइंट में है कि पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी दिख रही है आज की तारीख में। अब वो 6% या 6.5% हो या 7 या 7.5% हो, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम देख रहे हैं जो सरकार के सारी इनिशिएटिव्स हैं वो कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए है, वो ग्रोथ की तरफ पूरी तरह से वो कमिटेड है कि इंडिया को सुपर पावर 2047 में बनाना है। तो अगर हम सिस्टमेटिकली अगर सब कुछ उस दिशा में काम कर रहे हैं तो, और जीडीपी हमारी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में थोड़ी कम दिखे या थोड़ी ज्यादा दिखे, ये शॉर्ट टर्म व्यूज जो हैं वो हमें थोड़ा निग्लेक्ट करना होगा। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्या हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, यस। दूसरी, क्या हमारी कंट्री पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, यस। तो आंसर इन दोनों चीजों का यस है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको क्या कॉल लेना है? हमें ये कॉल लेना है कि अगर हम इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। जब इक्विटी मार्केट की बात करता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट जाके शेयर्स खरीदने हैं या ट्रेडिंग करनी है। हम ये कह रहे हैं कि वेरी डिसिप्लिन मैनर में एक अच्छी तरह आपको अपना एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाना है, एसेट एलोकेशन को ऑफकोर्स ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे हैं तो जितना हम रिस्क ले सकते हैं उससे कई ज्यादा हम इक्विटी में डालें, वैसा नहीं।
लेकिन एक कैलिब्रेटेड फॉर्म में अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, अपने टाइम होराइजन को देखते हुए आपको इक्विटी में एक अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और वो इस तरह से बनाना चाहिए कि शॉर्ट टर्म की कोई भी डिटेल्स होंगी उससे हमें चिंता नहीं है, हमें 2030 देखना है, हमें 2047 देखना है। तो आई थिंक ये टाइम पीरियड से सोचते हुए, एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और अभी इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगले 10 साल हमें एक गोल्डन पीरियड दिखता है इंडिया का, और अगर आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टेड नहीं है तो शायद आप एक बहुत अच्छा मौका गवा बैठेंगे वेल्थ क्रिएट करने का। ठीक है सर, तो मतलब जैसा कि सर ने बोला कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने का टाइम है, लेकिन एसेट एलोकेशन आपको ध्यान में रखना है, आपको और भी एसेट्स को जो है पोर्टफोलियो में जोड़कर रखना है। सर जैसा कि आपने बोला कंजम्पशन को बूस्ट करने की बात हो रही है और हम सुन भी रहे हैं, रोजाना ये चर्चा होती है जहां भी देखें। सर अगर मैं ईच सेक्टर वाइज पूछूं तो अब कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर मजबूती के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं? वेल दिव्या, अगर हम बात करें ना रिटेल इन्वेस्टर की, तो उनको क्या होता है ना कि ये सेक्टर्स थीम को वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपने सवाल पूछा है तो हम डेफिनेटली उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरा सुझाव तो ये होता है कि नॉन फाइनेंस आप अगर रेगुलरली नहीं कर सकते तो आप ना ये सेक्टर्स और थीम में ना जाएं तो बेटर होगा। कारण ये है कि कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं। जब हम मान लीजिए हम सेक्टर्स और थीम को चेस करने लगते हैं तो हो सकता है कि हम ओवरऑल मार्केट का जो बेनिफिट है वो हम भूल जाते हैं, और कई बार फिर हम वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल लेने लग जाते हैं। उदाहरण के रूप में बताता हूं, अगर हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, अगर मेटल्स बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा फोकस अगर हम सेक्टर पे चले जाते हैं या थीम पे चले जाते हैं, तो आगे जाते हुए अगर मान लीजिए मेटल में से हमारा फोकस इतना मेटल्स में हो जाता है और मेटल का अगर वो जो पीरियड खत्म हो गया, गोल्डन पीरियड जो हम बात कर रहे हैं, तो हम वापस बात करेंगे कि अब वहां से निकल जाएं, वहां से निकल के फिर हम क्या दूसरे सेगमेंट में जाएं। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट होता है ना, वो फिर सेक्टर और थीम को चेस करते करते शॉर्ट टर्म का हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप थीम्स या सेक्टर्स को चेस ना करें, डाइवर्सिफाइड फंड की तरफ जाएं, क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर भी फंड मैनेजर सेक्टर्स और थीम्स को बदलते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन जो मार्केट का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है। तो हैविंग सेड दैट, जो आप बात करें थी कंजम्पशन थीम या कंजम्पशन स्ट्रांग लग रहा है, तो यस, मैंने पिछली बार भी यही शो पे कहा था कि मेरा पर्सनल फेवरेट कंजम्पशन थीम है। कारण ये है कि हम 140 करोड़ की आबादी हैं, उसमें से हमारी जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल एज्ड लोग हैं जो वर्किंग क्लास में है, वो सबसे बड़ी है। अगेन वो सबसे बड़ा हमारा सेगमेंट है पूरी दुनिया को कंपेयर करते हैं। अगर हम देखें कि पैसे जो लोगों के हाथ में बच रहे हैं अभी, वो थोड़ा ज्यादा बच रहे हैं एज कंपेयर टू अर्लियर टर्म्स। अब ये जो पैसे बच रहे हैं वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो या तो वो खाने पीने के आइटम्स में खर्च हो रहे हैं, या वो एक्सपीरियंस पे हो रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं या कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, ये पूरा सेगमेंट में बहुत अच्छा एक पुश मिला है। अगर हम अभी बात करें इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की, जिसमें कहा गया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो न्यू टैक्स रेजिम है जी, विच मीन सरकार आपसे कह रही है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। तो विच मीन जो पैसे आपके हाथ में बचेंगे वो आप अपनी चीजों में खर्च कर सकते हैं। जीएसटी में हम देख रहे हैं कि रेट थोड़े कम होंगे, अगर कम होते हैं तो डेफिनेटली चीजें थोड़ी सस्ती होगी तो फिर से उस पर सेल्स बढ़ेगा। तो यस, ये थीम अच्छी लग रही है, लेकिन अगेन कॉशियस व्यू लेके ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ठीक सर, बहुत सारे दर्शक हैं आपसे जुड़ करके सवाल पूछना चाह रहे हैं, काफ़ी सारे क्वेरीज हमारे पास लगातार बड़ी संख्या में आ रही है, तो एक एक करके उन सवालों को भी जो है हम लेते रहेंगे और साथ ही साथ जो हमारी थीम है उस पर भी बातचीत करते रहेंगे। श्वेता जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। सर, श्वेता जी कहना चाह रही हैं कि इनका बेटा जो है वो 19 साल का है और ये कह रही हैं कि उसके लिए 1 लाख रुपए ये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लमसम अमाउंट जो है वो किसी एक फंड में, या फिर वो कह रही हैं कि आप कोई दूसरा तरीका है तो आप सुझाइए कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्या गोल है, क्यों कर लगा रही है। ये इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन 1 लाख रुपए अपने बेटे के लिए लगाना चाह रही हैं। तो क्या ये एक मुश्त लगाना किसी एक फंड में, आप कोई फंड सजेस्ट करेंगे या जैसा उन्होंने कहा है डू यू सजेस्ट सम अदर वे, तो कोई और रास्ता आप उनको सुझाएंगे? वेल विपुल जी, 2 चीजें हैं। पहली बात कि हमें ये नहीं पता कि किस टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करना चाह रही है। 1 लाख रुपए अपने बेटे के लिए कर तो रही है, लेकिन क्या वो 2 साल बाद उनकी कोई हायर एजुकेशन के लिए फीस भरनी है या 20 साल बाद उनके वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं, वो हमें नहीं पता है।
तो जब तक वो नहीं पता होगा हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी स्कीम में जमा करना। मान लीजिए अगर वो जमा कर रही हैं ये इस इरादे से कि अभी 19 साल के हैं, 21 साल बाद जब वो ग्रेजुएशन होगी तो पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई फीस भरनी है, तो उसमें हम फिर कोई डेट स्कीम देंगे उनको कि वो पैसे हो सकता है कि हम कहें कि फिक्स डिपॉजिट में करें उदाहरण के रूप में, या हम कोई ऐसी स्कीम दें जिसमें इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम होगा। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे 20 साल के लिए करना है या लंबी अवधि के लिए 10 साल के ऊपर करना है, तो हम इक्विटी स्कीम ऐड करेंगे। तो सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं उसमें कितने वक्त के लिए आपको इन्वेस्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट होता है, तो वो मिस ना करें। दूसरा पहलू भी बता दूं कि तो मैं, क्योंकि मुझे टाइम होराइजन नहीं पता है, मैं कोई स्कीम का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, तरीके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि लमसम करना है कि उसे कोई दूसरे तरीके से करें। वेल, हर एक इन्वेस्टर की जो रिस्क प्रोफाइल होती है आप उस हिसाब से करेंगे। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, आप बोल रहे हैं कि मुझे 20-30 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैसे मैं अलग रख रही हूं, मेरे बेटे को आगे जाके वेल्थ क्रिएशन उनके लिए कॉर्पस बनेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि अगर आप लमसम के रूप में इन्वेस्ट करती हैं तो जो वॉलेटिलिटी आप देखेंगे, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया जमा किया और मार्केट तुरंत में गिर गया, कुछ कुछ ऐसा सिनेरियो होता है कि मार्केट 10-20% गिर जाता है, तो आपका 1 लाख रुपए में आपको लॉस तुरंत दिखने लग जाएगा। और फिर लेकिन आपको अगर ये विश्वास है कि मुझे 10-15 साल के बाद पैसे चाहिए तो शॉर्ट टर्म में गिरने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बेशक आप लमसम करेंगी। लेकिन अगर आप ऐसी इन्वेस्टर हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे ये वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं लगती, विच मीन्स मैंने 1 लाख रुपया जब डाला है, कोई भी वक्त में अगर 80,000 रुपया होगा तो शायद मैं खुश ना हूं, मेरी नींद खराब हो जाए, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो आप एसटीपी का रूट अपनाएं। एसटीपी क्या होता है कि लमसम को आप फिक्स डिपॉजिट की तरह ना, इट्स नॉट अ फिक्स डिपॉजिट, लेकिन आप एक डेट फंड में लगाएं। उसका सिंपल कंपैरिजन स्टैंड पॉइंट में मैंने फिक्स डिपॉजिट बताया, लेकिन वो रिटर्न्स अलग तरीके से जनरेट होते हैं। ये जो डेट फंड में इन्वेस्ट होता है, लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, और वहां से आप हर महीने एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करें 4,000 रुपए या 8,000 रुपए, जो भी रकम आपको तय होती है वो आप इक्विटी फंड में ट्रांसफर करें। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिस्क प्रोफाइल पे, आपकी समझ पे और उस लिहाज से। हालांकि कोई सही गलत नहीं है, हर एक इंसान को जैसा सूट करता है वो उस तरह का माध्यम यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर, इसके अलावा पंकज जी का सवाल ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी दर्शकों को बता दें कि वो किस तरीके से अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और बेटर तरीका क्या है। देखिए यूट्यूब लाइव पर तो आपके सवाल लगातार आ रहे हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप जो है दी बोनस का, वो आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। उस पर आप किसी भी समय अपने सवाल, अपने पोर्टफोलियोज हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो दी बोनस का व्हाट्सएप नंबर है वो आपके लिए हमेशा ओपन है। अपने सवाल, अपने पोर्टफोलियोज हमारे साथ शेयर करें ताकि सीधा एडवाइस आपको एक्सपर्ट से मिल सके। इसके अलावा पंकज जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं मेरी निपॉन लार्ज कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप, बंधन, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप और आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड में सिप चल रही है। सालाना 10% स्टेप अप भी करूंगा। 12 करोड़ रुपए का लक्ष्य जुटाना चाहता हूं। क्या मेरा पोर्टफोलियो ठीक है? सर पोर्टफोलियो किस तरीके से आपने भेजा है पंकज जी? पहले तो क्योंकि आपने ये नहीं लिखा है कि कितनी अमाउंट के सिप आपकी कहाँ चल रही है, आपने सिर्फ फंड्स के नाम भेजे हैं। इसके अलावा बंधन का कौन सा आपका फंड है ये भी आपने नहीं भेजा है। तो मुझे लगता है ये सवाल लेना थोड़ा सा मुश्किल है। 25 साल का नजरिया है ये लिख दिया है, लेकिन अगर आप अमाउंट लिख देंगे कितने की सिप चल रही है तो हम सबके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर कंजम्पशन थीम की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे आपको अच्छी नजर आ रही है और काफी चर्चा भी हुई इस बात पर। सर लॉन्ग टर्म का आउटलुक रख सकते हैं? जी हाँ, मोस्ट सर्टेनली। सो कंजम्पशन या एफएमसीजी फॉर दैट मैटर, दोनों में फर्क है। एफएमसीजी अलग है और कंजम्पशन अलग है। ये थीम में अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, ये मार्केट के डिफेंसिव सेक्टर्स माने जाते हैं। तो आप मान लीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं तो वो एक हाई रिस्क प्रोडक्ट होता है या सेगमेंट होता है। उस कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं कि अगर आप कंजम्पशन या एफएमसीजी सेक्टर या थीम लेते हैं तो वो मार्केट की कंजर्वेटिव एटीट्यूड में माना जाता है, उसको डिफेंसिव सेक्टर्स या थीम्स कहते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है, जो अभी मैंने बात की आपसे कि जो राइजिंग इनकम है इंडिविजुअल्स की और जो एस्पिरेशंस हैं, हम पहले एज ए सोसाइटी बहुत सेव करते थे, जो भी इनकम होती थी हम कंजर्वेटिव होते थे, हम पहले पैसे बचाते थे, फिर जो बचता था खर्च करते थे। लेकिन अभी का अगर आप पैटर्न देखेंगे, जो कमाने वाले जो युवक हैं या जो एक पॉपुलेशन है, अर्निंग पॉपुलेशन है, वो सेविंग्स रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वो सेविंग्स रेट इस तरह से इसलिए भी कम हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया का इतना इंपैक्ट है
आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलेंगे, आप देखेंगे आपके दोस्त कोई ना कोई हॉलीडे पे गए हुए हैं, कोई ना कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई नई चीजें खरीद रहे हैं जो वो पोस्ट करते हैं। तो एक एस्पिरेशन हो जाता है कि मुझे भी हॉलीडे पे जाना है। तो ये एक ट्रेंड हमने देखा है कि ये एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर जो है, इसकी वजह से सेविंग्स रेट बहुत तेजी से घट रहा है। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर इस ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप कैसे कैप्चर करेंगे? आप कंजम्पशन थीम को पकड़ेंगे, जिसमें होटल्स आ गई, उस आपके एयरलाइंस आ गई हैं, आपके पास थिएटर, मूवी थिएटर्स आ गए हैं, आपके शॉपिंग की जो कंपनी टाइटन हो गई, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जिसमें जिनके सेल्स हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि बढ़ेंगे विद द ग्रोइंग एस्पिरेशंस ऑफ द अर्निंग क्लास। तो यस, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक ऐसी थीम या सेक्टर है जिसमें आप डेफिनेटली एक व्यू लेके चल सकते हैं। तो इसमें मतलब कुछ एक नाम सजेस्ट करेंगे क्या आप? मतलब अगर जो कार्यक्रम इस बात कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो तो ये जानना चाहेंगे कि फिर अगर इस थीम की बात हो रही तो इसको अगर प्ले करना हो तो वो लोग सर्च करें, उससे अच्छा ये कुछ नाम आप बता देंगे तो थोड़ा सा उनके लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल जी। सो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो एफएमसीजी में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो ये बेसिकली सिर्फ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हिंदुस्तान लीवर, आपका डाबर हो गया, नेस्ले, आईटीसीज, ये सिर्फ एफएमसीजी कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। इसमें आईसीआईसीआई एफएमसीजी फंड एक ऑप्शन है। अगर आप ये सेक्टर नहीं लेकिन एक कंजम्पशन थीम को पकड़ना चाह रहे हैं, हाँ, मैं वही आ रहा था अगला सवाल जी। हाँ, सो एफएमसीजी विल बी सेक्टर, कंजम्पशन विल बी थीमेटिक। तो इसमें आपको एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड है जो ये कंजम्पशन थीम को पकड़ता है, विच यू कैन काइंड ऑफ कंसिडर। दीज टू ऑप्शंस मैंने बता दिए, सेक्टर एंड थीम दोनों ऑप्शंस बता दिए। बहुत अच्छी सर। तो कोशिश कीजिए कंजम्पशन थीम कोई प्ले किया जाए। एफएमसीजी सेक्टर कई बार ऊपर नीचे भी होता रहता है, अब देखते हैं इस बार डिमांड कितनी बढ़ती है, क्योंकि डिमांड पर ही सबका फोकस लगा हुआ है। लेकिन ये हमारे एक दर्शक हैं AMG0302 के नाम से, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इनके नाम के आगे कुछ नंबर 1 टाइप का फैन टाइप का इनको टैग भी मिला हुआ है। तो इन्होंने सर 2-3 अपनी SIP कर रखी है। इसमें HDFC फ्लैक्सी है, ICICI मल्टी एसेट फंड ले रखा है, निपॉन का मल्टी कैप फंड ले रखा है, कोटक का इन्होंने अग्रेसिव हाइब्रिड ले रखा है। और ये 3 फंड में ये हज़ार रुपए की SIP कर रहे हैं और करें अगले 15 साल तक मैं अपनी SIP जारी रखूँगा। और इसमें ये स्टेपअप भी करेंगे 5 से लेकर के 15% के बीच में हर साल। तो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 5 से 15 के बीच में जो इनकी क्षमता होगी वो करेंगे। एक बार मैं फंड फिर से बता दूं, HDFC का फ्लेक्सी ले रखा है, ICICI का मल्टी एसेट ले रखा है, निपॉन का मल्टी कैप है और चौथा है कोटक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो ये जानना ये चाह रहे हैं कि प्लीज़ इसको रिव्यू करें और बताएं कि ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ये कितना सही है। तो विपुल जी, मुझे पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे इसमें इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपने पोर्टफोलियो 4000 की SIP, जो मैं समझा हूँ वो 4000 रुपए की SIP कर रहे हैं, बिल्कुल 1000 की हर स्कीम में। तो हालांकि 4000 के लिए 4 स्कीम की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह अपना पोर्टफोलियो बनाया है और ये कंटिन्यू कर सकते हैं इस कारण से कि आगे जाके इन्होंने SIP बढ़ाने की भी बात की है। तो क्योंकि आगे जाके बढ़ाने वाले हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि 2, 3, 4 साल बाद इनकी SIP इतनी अच्छी हो जाएगी कि इनके 4 फंड जस्टिफाई करता है पोर्टफोलियो में। तो अभी हम चेंज इसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो इनका पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन क्यों अच्छा है वो भी बता दूं। एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक मल्टी एसेट है जिसमें अलग अलग टाइप के एसेट्स भी आ जाते हैं, और एक हाइब्रिड फंड है जो अग्रेसिव हाइब्रिड है। लंबा अवधि है इनके पास, तो आई थिंक ये पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, कोई भी बदलाव करने की फिलहाल जरूरत नहीं है जी। चलिए ठीक है सर। हमारे साथ नेपाल बर्मन जो हैं, हमारे व्यूअर हैं, जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने सवाल भी हमें भेजा हुआ है। नेपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रही हूँ। कैसे हैं सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैम नमस्ते। नमस्कार मैम भी हैं, सब भी हैं। और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते। नमस्कार सर। एक्चुअली मैं तो सर त्रिपुरा का रहने वाला हूँ, हाँ, लेकिन अभी मैं अलीगढ़ पे हूँ, यूपी अलीगढ़ में CICF में जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पे हैं अभी? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। अलीगढ़ में। अच्छा। बड़ा मतलब दब के बोल रहे हैं, मतलब कहीं दबाव में लग रहे हैं क्या? ऐसा कोई दबाव नहीं है सर, क्या हुआ था ना, मैं सोया हुआ था अभी। ओहो, तो हाँ, हम सोया हुआ था, तो अभी कॉल आ गए थे तुरंत। अरे कोई बात नहीं सर। अच्छा ठीक है सर। सर 4 बजे मत सोया कीजिए, 4 से 5 हमारा शो आता है सिप के टिप, और रोजाना कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आता है। बाकी सर बताइए, CISF में आप काम करते हैं सर? जी मैम, मैं इधर CISF में काम करता हूँ।
तो ठीक चल रहा है अभी। मैं मनी 9 या डा बोनस बोलिए फॉलो करता हूँ मैम, बहुत साल, मतलब 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इसमें से देख के थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट सीखा हूँ मैम। ठीक है, तब बहुत शानदार सर। सवाल पूछिए अपना। सवाल ये है कि मैम, मैं लास्ट 1 साल से 10,000 का सेव कर रहा हूँ। तो 5-6 स्टॉक है, 7 स्टॉक है। निप्पन इंडिया स्मॉल कैप में 2,000 है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 1,500 है, क्वांट स्मॉल कैप में 3,000 है, एसबीआई मल्टी कैप में 500, आदित्य बिरला सनलाइट पीएसयू इक्विटी फंड में 1,000, कनाडा रूबेको ब्लू चिप में 1,500 और ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप में 500 रुपए का सिप चल रहा है। ठीक है सर। सर, आपका लंबे समय का लक्ष्य रिटायरमेंट के लिहाज से आप निवेश कर रहे हैं? जी जी मैम जी। और जो आपने हमें सवाल भेजा था उसके मुताबिक अगर मैं देखूं तो अब तक आप कितना कॉर्पस जुटाना चाहते हैं सर, और कितना अब तक हो चुका है, वैल्यू कितनी हो चुकी है? इसका वैल्यू अभी 2,24,000 हो चुकी है। कॉर्पस को जुटाने का ऐसा कोई वो नहीं, इरादा नहीं है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फंड मैं चला रहे वो ठीक है कि नहीं, लंबी समय के लिए, मान के चले कि 28 साल के लिए। और 28 साल और वाह, ये अच्छी बात है कि काफी लंबा नजरिया है। तो आपके पोर्टफोलियो रिव्यू कर देते हैं। और एक तो इन्होंने पीएसयू की थीम को जो है प्ले करने की कोशिश की है। एबीएसएल का पीएसयू इक्विटी फंड ले रखा है, एक ब्लू चिप फंड है, अच्छी बात है। लेकिन स्मॉल कैप के इनके पास हैं 3 फंड। निपॉन का इन्होंने स्मॉल कैप ले रखा है 2,000 रुपये, और इसके अलावा ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ले रखा है, इसमें 500 रुपये, और क्वांट का भी स्मॉल कैप फंड ले रखा है जिसमें कि 3,000 रुपये जा रहे हैं। सर, अब ये बताइए, ब्लू चिप का एक फंड है स्मॉल कैप के 3, एक फ्लेक्सी कैप ले रखा है 1,500 रुपये का, और एक मल्टी कैप ले रखा है 500 रुपये इसमें जा रहे हैं। ये क्या थोड़ा सा संतुलन और लार्ज कैप की तरफ करना चाहिए, या फिर आप, क्योंकि काफ़ी लंबा नज़रिया है, इनके सिलेक्शन से आप संतुष्ट हैं? रुंगटा सर। तो देखिए विपुल जी, देखिए ऐसा है कि ये ऐसे जो पोर्टफोलियो हम देखते हैं जो आ रहे हैं, जो बर्मन साहब ने अभी अपना पोर्टफोलियो बनाया है, ये इन अ वे गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम एक स्कीम का नाम कहीं सुनते हैं, हम दूसरी स्कीम का नाम कहीं सुनते हैं, तो ऐसा सुन सुन के हम एक एक स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम सारी स्कीम को एक साथ देखेंगे ना तो पिक्चर अच्छी नहीं बनती है। तो अपने आप में जो टुकड़े उठा उठा के अपने अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं वो ठीक थे, लेकिन सबको जब हम साथ में रख के देखते हैं ना तो हमें ओवरलैपिंग, हमें दिखता है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी क्या, जो हमारा मकसद है वो पूरा हो रहा है क्या। तो आपने सही फरमाया कि अगर वो 3 स्मॉल कैप ले रहे हैं तो एलोकेशन बिगड़ गया। इसमें क्या होता है ना, जब हमने सोचा कि मेरे पास अभी 2,000 रुपए की एसआईपी करने का और ऑप्शन है तो क्या करूं, तो कहीं से एक स्कीम सुन लेते हैं, हम वो अपने पोर्टफोलियो में वैसे का वैसा जोड़ लेते हैं। ये नहीं देखते कि पहले से हमारे पास 2 स्मॉल कैप ऑलरेडी है। तो अक्सर, मैं नहीं कह रहा हूं बर्मन साहब ने इस तरीके से किया है, लेकिन अक्सर जो पोर्टफोलियोज हमारे पास आते हैं वो इस चीज के वजह से आते हैं कि वो अलग अलग जगह से हमें सुने हुए होते हैं। और अब जब हमारे सामने पूरी पिक्चर आई है, हम इसे इवेल्युएट करेंगे। उस लिहाज से बर्मन साहब आपके लिए सुझाव ये रहेगा कि आप 10,000 की जो एसआईपी है उसके लिए सिर्फ 4 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखें। चारों स्कीम में 2,500 का एलोकेशन करें, ताकि आपका जो एलोकेशन लार्ज, मिड, स्मॉल है वो ऑटोमेटिकली मॉडरेट हो जाएगा। कौन सी स्कीम्स रखें वो मैं आपको बता दूं। आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप रिटेन करिए जिसमें 2,500 रुपए इन्वेस्ट करें, एसबीआई मल्टी कैप फंड उसमें 2,500, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2,500। तो ये 3 स्कीम तो मैंने आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही निकाली है, सिर्फ अमाउंट बदले हैं। चौथी स्कीम आप एक प्योर मिड कैप जोड़िए, क्योंकि अब आपके पास क्या हुआ, एक फ्लेक्सी कैप हो गया जो लार्ज कैप और आप मान लीजिए एग्नोस्टिक होता है, एक मल्टी कैप हो गया, एक स्मॉल कैप आपके पास है। अब एक मिड कैप, प्योर मिड कैप मैं आपके पोर्टफोलियो में जोड़ रहा हूं, वो है व्हाइट ओक मिड कैप फंड, उसमें 2,500 रुपए। तो ऐसे करके आपके पास फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप चारों आ गए आपके पोर्टफोलियो में। आपने पूरा मार्केट इन अ वे कैप्चर कर लिया है। एलोकेशन जो है वो ज्यादा आपके लार्ज एंड मिड कैप की तरफ होगा और छोटा अमाउंट आपका स्मॉल कैप की तरफ होगा। तो आई थिंक ये आपको पोर्टफोलियो के एलोकेशन को रीबैलेंस भी कर देगा, पोर्टफोलियो को छोटा भी कर देगा। और आगे जाते हुए, अगर मैं, आप जब बात कर रहे थे, आपने 28 साल का एक टाइम होराइजन बताया है जी। मैं बाकी दर्शकों के लिए भी मैं चाह रहा था कि मैं कैलकुलेट करके एक अमाउंट बताऊं ताकि उन्हें भी मोटिवेशन हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। अगर आप ये 28 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, आपका 2,24,000 का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है और 10,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अगर यही चीज 12% से ग्रो करती है तो 28 साल बाद आपके पास 3,30,00,000 रुपए तक इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का कितना एडवांटेज होगा कि छोटी रकम हम आज की तारीख में करते हैं, लंबी अवधि रखते हैं, अगर सही प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो हमारा कॉर्पस जो है वो 3-3.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। तो और बाकी जो स्कीम्स जो मैंने 4 स्कीम बताई है, उसके अलावा जितनी स्कीम्स आपके पास है उसमें से पैसे निकाल लें और री इन्वेस्ट कर दें उन्हीं 4 स्कीम्स में जो अभी हम आगे जाते हुए रिटेन करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि सर ने बताया कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप, वाइटॉक मिड कैप जो है परमन जी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत है। बाकी कितना कितना आपको एलोकेशन रखना है ये भी सर ने बता दिया। इन सबके बीच में सर, चूंकि अभी आप कह रहे थे कि कई बार जो है जब हम सिलेक्शन करते हैं लोगों को सुन करके, एक्सपर्ट को सुन करके, तो इंडिविजुअल फंड तो ठीक होते हैं, लेकिन जब आपका पूरा पोर्टफोलियो देखा जाता है तो वो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता। एक आदर्श पोर्टफोलियो अगर बनाना हो, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसको हम बुनना चाहिए ताकि वो पोर्टफोलियो हमारे गोल को भी सेटिस्फाई करे, एक्सपर्ट को भी और हमारे बजट को भी, मतलब क्या उसका क्राइटेरिया क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है विपुल जी, क्योंकि यहीं पे हम अक्सर मात खा जाते हैं। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं हम एक सिस्टमैटिक एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, आज मेरे पास इतने रुपए बचे हैं, चलो उसमें मैं चालू कर देता हूँ। फिर हमारे पास कोई आएगा और कहेगा कि भाई ये स्कीम अच्छी लग रही है, तो बोलेंगे ठीक है चलो मेरे पास 2-3 हजार रुपए है, मैं ये स्कीम में भी लगा देता हूँ। तो आपने क्या किया, पूरा फोकस शिफ्ट हो गया कि आपने स्कीम देख के अपने पैसे इन्वेस्ट किए। आपको क्या करना है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि पहले आप अपने आप से पूछिए कि मुझे चाहिए क्या। जब आप डिसाइड करते हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं आपके माइंड में क्लियर होता है कि मुझे टी शर्ट खरीदनी है कि जीन्स खरीदनी है। फिर आप जब दुकान में घुसते हैं तो आप उस सेक्शन में जाते हैं जहां पे जीन्स डेनिम्स मिल रहा हो आपको। आप दुकान में अंदर घुस के बोले चलिए कुछ खरीदते हैं, तो आप कहां जाएंगे, कौन से सेक्शन में जाएंगे, क्या खरीदेंगे? तो उसी फिर आपके पास सेल्समैन आएगा, बोलो वो बताएगा देखो हमारे पास ये जीन्स बहुत अच्छी है, या वो बोलेगा मेरे पास ये कुर्ता बहुत अच्छा है। तो आप बोलेंगे मुझे 2,000 रुपए खर्चा करना है, कुर्ता अच्छा मिल रहा है, चलो मैं उसमें ले लेता हूं। ऐसा नहीं करते आप क्या करते हैं, पहले तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए और फिर उस सेक्शन में जाके आप सही तरीके से अपनी शॉपिंग करते हैं। उसी तरह जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं आपको शुरुआत वहां से करनी है कि आपका मकसद क्या है। आज आप मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग की वो अपनी वो प्रैक्टिस शुरू करें, आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे कि मैं ये पैसे जमा क्यों कर रहा हूं। मुझे क्या शॉर्ट टर्म में कोई जरूरतें हैं, कोई मीडियम टर्म में जरूरत है, मुझे लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट है कि मुझे घर खरीदना है, कि मुझे बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, या इमरजेंसी के लिए पैसे रखने हैं। तो पहले आप वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर आप ये तय करें कि मेरे पास कितना पैसा बचता है हर महीने का। तो आप कहेंगे मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपए बचते हैं। अब ये 10,000 रुपए में मुझे ये 1, 2, 3, 4 चीजें फुलफिल करनी, क्योंकि वो आपने गोल्स की लिस्ट बना ली अपनी। फिर आप कहेंगे कि मुझे अब ये 10,000 रुपए में से मेरे ये 4 चीजें हैं जो मुझे फुलफिल करनी है। फिर उसमें से आप एलोकेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए वो एलोकेशन आता है कि आपको 40% आपका मतलब 4,000 रुपए महीने का शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ एलोकेट करना है। तो आप वो 4,000 एलोकेट करेंगे और फिर वो डेट स्कीम्स में जाएंगी। फिर आप बोलेंगे 6,000 रुपए मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है, तो वो 6,000 फिर आप इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स में डालते हैं। जब आप वो काम करेंगे तब जाके आप अपनी स्कीम्स के अंदर, अभी तो हमने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एलोकेशन डिसाइड किया है, फिर जब एलोकेशन डिसाइड होता है तब आप स्कीम्स के अंदर जाते हैं कि मुझे फिर लार्ज कैप में कितना चाहिए, मिड कैप में कितना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना चाहिए, और फिर वहां से जाके आप अपनी स्कीम का सिलेक्शन करते हैं। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। फिर आपके पास कोई अगर सेल्समैन आता है, मैं एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेल्समैन कह रहा हूं कि कोई भी आपके पास स्कीम लेके आता है अगर, तो वो सेल्समैन होता है, वो अपनी स्कीम बेच रहा है आपको। तो जब कोई स्कीम लेके आएगा आपके पास तो आपको पता होगा कि क्या ये स्कीम मेरे ओवरऑल पिक्चर में फिट आती है कि नहीं, चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपका काम, आपकी जरूरत नहीं है तो फिर वो अपने पोर्टफोलियो में क्यों जोड़े। तो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे, रकम 5,000 वो महीने की या 5 लाख रुपया वो महीने की फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस चेंज नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा दिव्या, क्योंकि कई बार हम करते वही हैं कि किसी को सुना ये अच्छा है, आज डिफेंस चल रहा है, आज ITS चल रहा है, तो उसमें इतनी तेजी से बदलाव ना करके पहले से डिसाइड करें गोल और तमाम चीजें किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ कर। और जैसा कि सर ने बताया भी बहुत सिंपल एग्जांपल लेके शॉपिंग का, कि आप जब जाते हैं तो आपको पता होता है आपको क्या लेना है, कि आप कुछ आपके अलमीरा में कमी है, आपको उसे फुलफिल करना है। ठीक उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो में क्या आपकी जरूरत है पहले उसे देखिए, उसके बाद ही अपना निवेश करें। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीत हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने यूट्यूब पर हमें सवाल भेजा है, कह रहे हैं मेरी 6,000 रुपये महीने की 6 SIP चल रही हैं, 10 साल तक निवेश करूंगा, एक बार पोर्टफोलियो मेरा जो है रिव्यू कर दीजिए। एक बार इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। SBI का कॉन्ट्रा फंड है इनके पास, 2,000 की सिर्फ वहां चल रही है। निपॉन स्मॉल कैप है, 1,000 की सिर्फ यहाँ है। HDFC का भी स्मॉल कैप है, 500 की सिर्फ यहाँ चल रही है।
इसके अलावा HDFC का ही मिड कैप भी है 1000 की सिप, कोटक का मिड एंड लार्ज कैप है 1000 की सिप यहाँ है, और आदित्य बिरला PSU है 500 की सिप यहाँ चल रही है। सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो आपको अजीत जी का? दिव्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें स्कोप है कि हम इस पोर्टफोलियो को 4 स्कीम्स में हम कंसोलिडेट कर लें। 6 स्कीम की जरूरत नहीं है। तो प्योरली कंसोलिडेशन स्टैंड पॉइंट से मैं इनके लिए 4 स्कीम बता दूं और एलोकेशन भी बता देता हूं। कोटक लार्ज एंड मिड कैप में ये 2000 रुपए निवेश करें, जहां आज की तारीख में 1000 कर रहे हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड में भी 2000 करें, वो आज की तारीख में भी 2000 कर रहे हैं, उसे कंटिन्यू कर लें। HDFC मिड कैप में 1000 और निप्पॉन स्मॉल कैप में 1000। तो 4 स्कीम इनके पोर्टफोलियो में हम रखेंगे, ना कि 7। जो आज की तारीख में इनके पास 6 या 7 स्कीम उतनी जरूरत नहीं है, हम उसे थोड़ा कंसोलिडेट कर देंगे। एलोकेशन स्टैंड पॉइंट में मैंने एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी और लार्ज एंड मिड कैप में 2000 है और 1000 रुपया मिड एंड स्मॉल कैप में। तो आई थिंक पोर्टफोलियो भी कंसोलिडेट हो जाएगा, एलोकेशन भी अप्रोप्रिएट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं वो अपना पोर्टफोलियो। ठीक, ये सलाह आपके लिए है। और इस बीच पंकज जी का सवाल ले लेते हैं। और पंकज जी कह रहे हैं कि इनकी SIP जो है चल रही है कोटक के मल्टी कैप में, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में, बंधन का इन्होंने स्मॉल कैप फंड ले रखा है सर, निपॉन का भी लार्ज कैप फंड ले रखा है, ICICI का मल्टी एसेट फंड ले रखा है, इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, और इन सब में इन्होंने 5-5 हज़ार की इनकी SIP चल रही है यहाँ पर। तो एक इन्होंने कोटक का मल्टी कैप, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, बंधन का स्मॉल कैप, निपॉन का लार्ज कैप, ICICI का मल्टी एसेट फंड, इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप, और 6 फंड में 5000 रुपये की SIP, यानी कि 30,000 रुपये ये फिलहाल के लिए SIP कर रहे हैं। 25 साल का व्यू है, 10% का टॉपअप भी करेंगे, और गोल इनका जो है वो है 12 करोड़ का। तो 12 करोड़ की प्राप्ति के लिए 30,000 रुपये हर महीने ये निवेश कर रहे हैं। आप इसको अचीवेबल मानते हैं, जो टारगेट इन्होंने अपने लिए सुरक्षित रखे हैं? और सबसे अच्छी बात है कि 10% का टॉपअप भी कर रहे हैं, 25 साल का व्यू। तो इसमें विपुल जी देखिए, जो स्कीम्स की अगर बात करें तो एलोकेशन अच्छा है। आई डोंट से कि इन्होंने एक फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड, स्मॉल, लार्ज कैप, आई डोंट थिंक ऐसे कोई बहुत बड़ी दुविधा है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो क्रिएशन। सो उसमें हो सकता है थोड़ा ओवरलैपिंग हो, बट इट्स फाइन, क्योंकि अमाउंट भी इनका 30,000 है और ये 10% से टॉपअप करने वाले हैं। तो आई थिंक फिलहाल ये पोर्टफोलियो को एज इट इज कंटिन्यू करें, क्योंकि हम बेफिजूल का बदलाव करने की सलाह नहीं देते कि भाई हमारे पास आया तो कुछ ना कुछ हमें बदलाव करना, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्कोप मुझे लगता है, लेकिन इतना नहीं लग रहा कि मुझे चेंजेस करने की जरूरत पड़े। तो पोर्टफोलियो इस तरह से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक रकम की बात है कि कितने साल में, इन्होंने टाइम होराइजन बताया कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? 25 साल और 10 साल का टॉपअप भी करते रहेंगे। अगर मैं बिना टॉपअप के कैलकुलेट करूं कि अगर 25 साल तक ये इस तरह से ही कंटिन्यू करते हैं मान लीजिए जी, और ये 35,000 महीने का है, 30,000 महीने का है, कितनी अमाउंट है? मेरे हिसाब से सर 6 फंड है सर, तो 25,000 है शायद से, नहीं 25 साल का नजरिया, 30,000 की SIP चल रही, तो 6 फंड है इनके। तो अगर हम 30,000 रुपया इसी तरह से कैलकुलेट करें कि भाई इसी तरह से अगर सब कुछ चलता रहे, वो 30,000 रुपया इन्वेस्ट करें और 12% का अगर अनुमान लगाएं फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से, तो 25 साल बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे करीबन 5 करोड़ एंड 60 लाख। तो 5.5 करोड़ समझिए। आप अगर कुछ भी टॉपअप नहीं करते हैं और 25 साल तक इसी तरह इन्वेस्ट करते रहते हैं और 12% का अगर अनुमान के हिसाब से रिटर्न मिलता है, तो आपका 25 साल बाद कॉर्पस 5.5 करोड़ होता है। अब क्योंकि इंटरेस्टिंगली इन्होंने टॉपअप की बात की है, अगर हम टॉपअप देखते हैं तो हमने कई कैलकुलेशंस पास्ट में किया, अभी मेरे पास कैलकुलेटर ओपन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमने टॉपअप का कैलकुलेशन भी देखा है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाता है ये रकम। अगर आप 10% से टॉपअप करते हैं, 20 या 25 साल का टाइम होराइजन लेते हैं, तो एंड कॉर्पस इस एग्जांपल में जो हम 5.5 करोड़ का अनुमान लगाए हैं, ये अगर डबल एस्टिमेट करते हैं बेस्ड ऑन द अदर कैलकुलेशन जो हमने पास्ट में किए हुए हैं, तो ये डेफिनेटली 10 से 11 करोड़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो बाकी दर्शकों को भी लेना चाहिए अपनी कैलकुलेशन में, एक है कि आप जो आज की तारीख में SIP कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू करिए ही करिए। दूसरा, टॉपअप को इग्नोर ना करें। अक्सर हमने देखा है कि लोगों ने इन्वेस्ट करना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो फिर 2-3 साल बाद भूल जाते हैं कि भाई हमने बढ़ाना भी है। तो अगर आप एक टॉपअप सेट करते हैं, एंड कॉर्पस आपका ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो अभी 30,000 की SIP चल रही है, हर साल की वो सिर्फ 3,000 रुपया बढ़ा रहे हैं।
लेकिन एंड कॉर्पस डबल हो रहा है। तो ये चीज का ध्यान में रखें। और टॉपअप का बहुत पावरफुल है, स्टेप अप जो है फीचर है, बहुत पावरफुल फीचर है, इसे मिस ना करें। चलिए ठीक है सर, एक बार फिर से अपनी चर्चा पर लौटेंगे। देखिए थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स पर भी बातचीत हो रही है क्योंकि लगातार वो हाईलाइट में बने हुए हैं। तो एक बार बीते 5 साल का प्रदर्शन देख लेते हैं इन फंड्स का, कैसा रहा है, कैसा रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया है। सबसे पहले अगर बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड, देखिए 33.92% का अच्छा सालाना रिटर्न दिया है। इसके बाद क्वांट इंफ्रा फंड आता है 33.79% का अच्छा रिटर्न। बंधन इंफ्रा ने 32% का अच्छा रिटर्न दिया है। फ्रैंकलिन का बिल्ड इंफ्रा जो फंड है उसने 31% का जो है रिटर्न दिया है सालाना। और इसके बाद एचडीएफसी का इंफ्रा फंड है, इसने भी 31.77% का अच्छा रिटर्न दिया है। सर ये जो बीते 5 साल का प्रदर्शन है थीमेटिक फंड्स का, ये सर अच्छा लग रहा है देखने में। सर मौजूदा स्थिति में थीमेटिक फंड्स में कैसे रिटर्न आने की उम्मीद है, क्या भरोसा कर सकते हैं कुछ निवेशक अगर उन्हें निवेश करना ही करना है तो? वेल दिव्या, देखिए थीमेटिक फंड का ना सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है कि आप उस थीम से या उस सेक्टर से निकलने की भी क्षमता रखनी चाहिए। आपको बेसिकली आपको उसमें एग्जिट करने का भी टाइमिंग आना चाहिए। तो नहीं तो क्या होगा, ये अभिमानी का चक्रव्यूह टाइप का बन जाता है। अंदर लेना तो आपको आ गया कि भाई अंदर घुसे कैसे, लेकिन निकलना नहीं आएगा आपको। तो जब तक आपको एंट्री एग्जिट दोनों चीज नहीं समझ में आती, आप थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में ना इन्वेस्ट करें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, अभी हम अगर अभी रिटर्न्स जो आप अभी दिखा रहे हैं कि ये 30% एंड अबव की बात कर रहे हैं। अब आगे जाते हुए ये रिटर्न सस्टेन करेगा कि नहीं, वो जानने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को ट्रैक करना आना चाहिए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रॉब्लम्स क्या हैं और इनकी बेनिफिट्स कब मिलते हैं। इनको सरकार की जो फोकस है या जो पॉलिसीज हैं उसके बेसिस पे क्या इनको फायदा होगा कि नहीं होगा। और अगर कुछ थ्रेट दिखता है कि भाई जो हम सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है, तो आपको एग्जिट करने का भी इसमें करेज और टाइमिंग आना चाहिए। करेज क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए लॉस में चल रहा है, ये तो 30% प्लस दिखा रहे हैं आप, हो सकता है 30% माइनस भी कोई टाइम पे दिखाएगा। तो उस समय इन्वेस्टर क्या होता है ना, लॉस बायस हो जाता है। उनको वो हो जाता है कि भाई जब तक मेरा कॉस्ट नहीं आएगा मैं निकलूंगा नहीं इसमें से। तो लॉस क्रिएट नहीं करा, वो लॉस बुक नहीं करना चाहते। तो आपको लॉस बुक करने का भी करेज होना चाहिए। मार्केट ये सेक्टर या थीम में एंट्री एग्जिट टाइम करनी आनी चाहिए। अगर आप ये दोनों चीज कर सकते हैं तो आप एक पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का बेशक आप सेक्टर या थीम में लगाएं। अगर नहीं आता है ये चीज करना तो रियलाइज करें, मार्केट के साथ ईगो नहीं रखते। आप मार्केट को बीट करना या मार्केट से ज्यादा समझदार है ऐसा हमें प्रूव किसी को नहीं करना। अगर नहीं आता कोई चीज तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में लगाएं। तो डाइवर्सिफाइड फंड में क्या होगा, फंड मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक्सपोजर लेता है। ऐसा नहीं कि वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं लेंगे तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आएंगी नहीं। अपना उद्देश्य क्या है कि एंड में मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले। 12 से 15% का अगर रिटर्न मिलता है मुझे कंपाउंडेड ओवर लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छा रिटर्न है। अब उससे ज्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर चाहते हैं तो रिस्क भी इंक्रीमेंटल होता है। वो रिस्क लेने की क्षमता और नॉलेज दोनों चीज होना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अभी कहा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन सर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब शेयर बाजार का चस्का लोगों को लगा है तो वो म्यूचुअल फंड को भी इसी नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पता लगा डिफेंस चला तो डिफेंस खरीद लिया। अब हमने अभी 3 फंड देखे आपके सामने जब पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे थे, सबके पास एक पीएसयू फंड ज़रूर था क्योंकि पीएसयू में लोगों के काफ़ी पैसे बने। अब 1 साल से पीएसयू नहीं चल रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके का प्रदर्शन बीते 2-3 सालों में रहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि थीमेटिक फंड में अगर पैसे लगाना ही हो, मान लीजिए कि, और क्या पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड होना चाहिए एक कि नहीं होना चाहिए, पहला सवाल। होना चाहिए तो कितना फीसद हिस्सा होना चाहिए। और अभी की सिचुएशन में जब हमने देखा कि एक जीडीपी नंबर आए हैं और अब जीएसटी काउंसिल की बैठक है, ऐसे में कोई थीमेटिक फंड लेना हो तो क्या आप किस फंड के साथ जाना पसंद करेंगे अगर कोई छोटा अमाउंट एक नई एसआईपी शुरू करने जा रहा है किसी थीमेटिक फंड में? तो मैं लगा थीमेटिक फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना ही, ऐसा पहली बात तो कंपलसरी नहीं है कि कोई थीमेटिक फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि कोई थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में जोड़े तो उसको एक लिमिट कर लें कि भाई मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो मैं 10% से ज्यादा या 20% जो भी आपको अच्छा लगता हो मैं उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तो आप इस एग्जाम्पल में अगर 10% का लेते हैं, एक टैक्टिकल एलोकेशन है ये, तो आप कहेंगे कि 1,000 रुपए से ज्यादा की एसआईपी में कोई भी थीमेटिक फंड में नहीं लगाऊंगा। या मैं क्यूमुलेटिवली आपको अगर 2 थीम अच्छी लग रही है तो आप बोलिए कि 2 थीम मिला के मैं 20% नहीं करूंगा। जो भी ये फॉर्मूला आपको तय करना है आपके एडवाइजर के साथ मिलके, आपको उनको समझ के आप उनसे डिस्कस करिए 1-to-1 केस टू केस बेसिस पे।
अभी क्योंकि जो हमने शुरुआत की बात करने की, अब आज की तारीख में जो कारण थे वो मैंने आपको अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मुझे कंजम्पशन थीम अच्छी लगती है, जो मैंने पिछले शो पे भी आपसे कहा था और अभी भी जो हमने बात की, कारण भी हमने डिस्कस कर लिया। मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम, क्योंकि एक तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, आप बहुत एग्रेसिव मार्केट से ज्यादा का रिस्क नहीं ले रहे हैं, और दूसरा जो हम कंजम्पशन में जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, जो स्पेंड्स इन द कंजम्पशन सेगमेंट, तो मुझे लगता है उन कारणों से आप अगर चाहें तो, ऐसा नहीं कि लेना ही है, लेकिन अगर कुछ लेना ही चाहते हैं तो एक कंजम्पशन थीम है। दूसरा जो सेक्टर आप समझिए या थीम मुझे अच्छी लगती है वो है मैन्युफैक्चरिंग। सो अभी भी एक ट्रम्प टैरिफ्स के बाद में देयर इज कंसर्न कि मैन्युफैक्चरिंग पे असर आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे असर आएगा। लेकिन अपनी गवर्नमेंट का ये कॉन्ट्रेरी व्यू हो गया फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ। गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है मेक इन इंडिया, विकसित भारत। तो जो पीएलआई जो हम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स हैं, गवर्नमेंट चाहता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बने। जो आज की तारीख में सभी को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया आके यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, कहते हुए कि भाई यू बिकम, हमको एक प्रोडक्शन हब ऑफ द वर्ल्ड बनाओ। बिल्कुल। तो वो फोकस पे अगर हम बिलीव करते हैं और उसमें थोड़ा हम एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है फंड मुझे ठीक लगता है, अगर आप समझते हैं और लेना चाहें तो। चलिए ठीक है सर, तो आपने बताया कि एसबीआई कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन थीम ले सकते हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो है सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर ये तो बात हो गई कि कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। सर इसके अलावा जीडीपी ग्रोथ के जैसे आंकड़े आए हैं, हमें देखते हैं सिर्फ जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं है, जैसे भी कुछ हेडलाइंस आती हैं न्यूज़ में, उसका जो भी असर पड़ रहा होता है जिस भी सेक्टर पे या किसी भी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट जहाँ हम लोग करते हैं, तो जो निवेशक हैं एकदम से उनका जो है एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि हाँ चलिए अब यहाँ पैसे लगा देते हैं, यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं। सर लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जीडीपी ग्रोथ के बावजूद भी कौन से ऐसे सेक्टर्स या थीम्स हैं जिनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए? पहले तो निवेशक को दुख कब होता है वो समझते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इस बात से दुख नहीं करता है कि मेरा पोर्टफोलियो 12% से ग्रो कर रहा है या 15% से ग्रो करता है, या उनका पोर्टफोलियो मान लीजिए एक बार के लिए 8% भी दिखाता हो, उनको इतना दुख नहीं होता। दुख कब होता है जब वो लंच पे अपने कलीग के साथ बैठते हैं, उन्होंने कहा कि आरबीआई की ये पॉलिसी आई थी, मैंने उस समय ये फंड में पैसा डाल दिया और अब मुझे 25% रिटर्न मिल रहा है। तो प्रॉब्लम यहां आती है, प्रॉब्लम वहां नहीं आती कि अपने आप पे आप अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या कर रहे हैं। आप जब अपने पोर्टफोलियो को किसी और के साथ लंच पे या चाय पे आप बात करते हैं और तब आपको रियलाइज होता है कि मैंने कुछ मिस कर गया। तो ये जो फीलिंग है फोमो की, यहीं से सारे रॉन्ग डिसीजंस चालू हो जाते हैं। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो एक सिस्टमैटिकली बनाया है, सारे जो फैक्टर्स हमने बताए कि पहले आपने गोल्स तय किए, एलोकेशन तय किए, फिर आपने अपने रिस्क प्रोफाइल देखते हुए अपने फंड्स चुने हैं, तो ये सब जो बातें होंगी आपकी कॉफी टेबल पे या चाय की टेबल पे या खाने खाते वक्त जो आपके दूसरे कलीग्स आपसे वो शो ऑफ करेंगे कि मैंने इतना पैसा बना लिया, आपको वो दुख नहीं देगा। और यही एक मेडिसिन है जो लॉन्ग टर्म में आपका पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएट करेगी। आप कोई भी ट्रेडर से कोई भी शॉर्ट टर्म व्यू लेता है, जो एंट्री एग्जिट मार्केट के जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे प्लान करते हैं, हमने देखा है कि 25 साल 10 साल 15 साल जो लॉन्ग टर्म का होराइजन है, उसमें उनका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न नहीं देता है एज कंपेयर टू अनदर पर्सन जो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने पैसे डाल दिए और भूल गए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो 10 या 15 साल बाद आप देखेंगे उनका पोर्टफोलियो गिव्स बेटर रिटर्न देन एन अनदर इन्वेस्टर जो हर टाइम टाइमिंग एग्जिट एंट्री एग्जिट प्लान करते रहता है। ये मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं और ये पास डेटा के बेसिस पे कह रहा हूं। तो एक इन्वेस्टर को अपना पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा जब आप एकदम क्लियर होंगे अंदर से कि मैंने किस स्ट्रैटेजी से प्लान बनाया है और वही स्ट्रैटेजी पे मैं चल रहा हूं और मैं लॉन्ग टर्म में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 12 से 15% कमा के निकलूं। आप समझिए कि मैराथन भाग रहे हैं आप, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, नहीं तो, और ये जो ट्रेडिंग जो है वो 100 मीटर की रेस बराबर है। तो आप देखेंगे एक 100 मीटर में तो आपका फ्रेंड जो है फर्स्ट 100 मीटर्स में वो शायद आगे निकल गया, लेकिन 100 मीटर बाद ऐसा थक जाएगा और आप धीरे धीरे वहां से आगे निकल जाएंगे। सो आई थिंक माइंड एकदम क्लियर होगा ना, तो आपको फोमो आपको नहीं होगा और आप किसी और का ज्यादा रिटर्न शॉर्ट टर्म में देखते हुए ये नहीं समझेंगे कि मैंने कुछ खो दिया। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको समझनी है और इसका डेटा स्टैंड पॉइंट है, ये मैं सिर्फ मन से नहीं कह रहा हूं, ये हमारे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं और मैं डेटा से कह रहा हूं। अब दूसरी बात जो आपने कही कि क्या हमें उसमें जोड़ना है पोर्टफोलियो में थीम सेक्टर्स, वेल ये एब्सोल्युटली डिपेंड करता है इन्वेस्टर की प्रोफाइल पे। अगर आप आईटी सेक्टर से हैं मान लीजिए और आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और आईटी सेक्टर की
पॉलिसी समझते हैं कि कब आपकी कंपनी को नुकसान हो रहा है या फायदा होने वाला है, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है कि भाई क्यों ना मैं सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करूं और आईटी में करूं, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री समझ में आती है। आई थिंक ये सिंपल पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आप पैसे आराम से बनाएंगे। कई बार फाइनेंशियल प्लानिंग में तो हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं करके जितना पैसा बनाया उतना लोगों ने शायद ज्यादा कुछ हाथ पैर मार के नहीं कमाया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन इस बीच बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। इस बीच हमारे वसीम शेख साहब उन्होंने धनराशि भेजी है 100 रुपये की, और उनका प्रश्न जो है डिस्कस कर लिया जाए। और उनका प्रश्न है पराग पारिक का। सर इन्होंने फ्लेक्सी कैप का फंड ले रखा है जिसमें कि इनकी SIP जा रही है 10,000 रुपये की। निपॉन का मल्टी फंड कैप फंड ले रखा है इन्होंने, जहां पर इसमें भी 10,000 रुपये। ICICI का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें भी 10,000 रुपये। मोतीलाल का मिड कैप फंड है, उसमें भी 10,000 रुपये। और बंधन का स्मॉल कैप फंड ले रखा है, उसमें भी 10,000 रुपये की SIP ये चला रहे हैं। तो इनकी SIP हो गई कुल 50,000 रुपये की। इसके अलावा इनका ये कहना है कि 15 लाख रुपये लमसम भी करना चाहते हैं। कौन सा फंड चुना जाए, और नज़रिया है इनका 20 साल का। तो बड़ा अमाउंट निवेश करना चाह रहे हैं, 50,000 रुपये की SIP। पहले तो ये जानना चाह रहे हैं कि एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक बंधन का स्मॉल कैप। फंड कैसा है, चुनाव कैसा है, और 15 लाख लमसम करना हो तो कहाँ लगाया जाए, 20 साल का नज़रिया। वेल विपुल जी, मुझे ऐसा शायद ध्यान में आ रहा है कि ये पोर्टफोलियो शायद मैंने ही बनाया है इनके लिए, कोई ना कोई शो पे। अच्छा। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि हम लगातार कितने सारे क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पोर्टफोलियो मैं शायद पहले देख चुका हूं, और या मैंने ही इसे ऑल्टर करके कोई ना कोई दूसरे शो पे या कहीं पे मैंने ही इसे बताया। तो ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, वसीम जी ये डेफिनेटली कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर मैंने नहीं भी बनाया हो तो आई थिंक इसमें कोई शिकायत का मौका नहीं है, आप ये पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक लमसम की बात है, 15 लाख, आपके पास 20 साल का टाइम होराइजन है। 2 ऑप्शंस आपको देता हूं, और अगर 3 ऑप्शंस देता हूं आपके पास। एक है, अगर मैं समझ रहा हूं, जो आपके सवाल के थ्रू मैं समझ रहा हूं कि ये पोर्टफोलियो अच्छा है और आप इक्विटी मार्केट को समझते हैं, उसकी वॉलेटिलिटी समझते हैं। अगर ये सही है और आप शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी इग्नोर कर सकते हैं, तो आप लमसम के रूप में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 15 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करेंगे इन्हीं स्कीम्स में, जो 5 स्कीम आपके पास है, 3-3 लाख रुपए करके आप तीनों में लमसम के रूप में इन 5 स्कीम में डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो दूसरा ऑप्शन है कि ये लमसम को आप ब्रेक करके टुकड़ों में इन्वेस्ट करें। उदाहरण के रूप में आप 5-5 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट कर लें, और हर महीने एक इंस्टॉलमेंट डालें, एक हर महीने या हर 2 महीने से, जो भी आपको सूट करे। तो अभी आप 5 लाख लमसम के रूप में डालें, फिर 1 या 2 महीने बाद दूसरा 5 लाख, और तीसरा 5 लाख उसके 1 या 2 महीने आगे। तो इस तरह से लमसम भी हो रहा है, और आप 6 महीने की या 9 महीने की आप उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा अगर आप कंजर्वेटिव होना चाह रहे हैं, तो आपका STP का रूट है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो आप STP यूज करें, सारा पैसा लिक्विड फंड में लगा दें, और वहां से आप STP करिए, और इन्हीं 5 स्कीम में आप STP के रूप में आ सकते हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है NFO हो तो ऐसा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूनियन म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस NFO का नाम यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड है। इस NFO के बारे में आपको और बेहतर तरीके से डिटेल्स देने के लिए हमारे साथी अभिषेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े, तो सीधे अभिषेक के पास चलते हैं। चलिए। थैंक यू दिव्या। यूनियन म्यूचुअल फंड हाउस करीब 20 साल पुराना ये फंड हाउस है। अगर इसके AUM की बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इसका AUM है, यानी कि इतना AUM ये अभी मेंटेन करके चल रहा है। जो अभी नया फंड लेकर आया है वो एक्चुअली फंड्स ऑफ फंड्स हैं, और जैसे कि एक तरह से फंड्स ऑफ फंड में आपको बता दें कि डायरेक्टली किसी स्टॉक में निवेश नहीं किया जाता, बल्कि इसमें फंड्स ऑफ फंड्स में एक तरह से अलग अलग फंड्स में निवेश किया जाता है। नाम जैसे कि दिव्या ने बताया आपको, यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से ये स्मॉल, मिड और लार्ज कैप की जितनी भी कंपनीज होती है उसमें डायरेक्टली ना निवेश करके इसके फंड्स में, फंड ऑफ फंड्स में निवेश किया जाता है। और इसमें जो मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन इनका होता है, और बेहतर फंड्स एक तरह से इसमें चुनते हैं ताकि लो रिस्क वाले रहें और बेटर रिटर्न
आपको लॉन्ग टर्म में एक तरह से इसमें मिल सकें। वहीं अगर बेंचमार्क की अगर इसकी बात करें तो BSE 500 TRI है, यानी कि BSE 500 के जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं, जो बास्केट होती है, उसके परफॉर्मेंस को ये एक तरह से ट्रैक करेगा और साथ ही साथ इसको एक तरह से इसमें बेंचमार्क माना गया है, यानी कि इसी को यहाँ पर देखा गया है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें, यानी कि आज 1 सितंबर से ये खुल गया है और आप इसमें 15 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 22 सितंबर तक आप इसको, आपका जो अलॉटमेंट है वो 22 सितंबर को आपको इसको मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1000 रुपये का आप इसमें कर सकते हैं, वहीं 500 रुपये की आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% लगेगा अगर आप 1 साल से पहले यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं। वहीं अगर मैनेजर्स की बात करें तो प्रतीक धर्मशी और गौरव चोपड़ा इसके फंड मैनेजर हैं, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए, जैसे कि मैंने बताया, कि फंड्स को चुनेंगे, उसमें बेहतर रिटर्न देने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये है NFO की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या। हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है मतलब बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। अभी जरा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो FOF होते हैं काम कैसे करते हैं, ख़ास तौर से जो यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव FOF। सर पहले तो जरा समझाइए कि आखिर में ये किस तरीके से काम करता है, किस तरह के इन्वेस्टर को इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए भी या नहीं लगाने चाहिए? तो देखिए, अभी तक हमने जितने पोर्टफोलियो देखे हैं, आप देखेंगे कि उसमें हमने एक लार्ज कैप बताया, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी अलग अलग स्कीम्स हमने बना के एक इन्वेस्टर ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। अब एक इन्वेस्टर अगर ये कहते हैं कि भाई मुझे अलग अलग स्कीम्स में मैं अपना एलोकेशन कर रहा हूं, वो मुझे नहीं करना है, मुझे एक स्कीम बता दिए, मैं वो पैसे उस स्कीम में लगा दूं और वो स्कीम फिर लार्ज कैप, मिड कैप, जो करना वो करती रहेगी अपनी। तो ये जो एक्टिव मल्टी या ऑल कैप एक्टिव फंड्स हैं FOF, उसका वो काम कैसे करते हैं बताता हूं। आप अपनी पूरी राशि, मान लीजिए इसके पहले जो हमने एग्जांपल वसीम साहब का लिया था, 50,000 रुपए की SIP कर रहे थे, तो उन्होंने 5 स्कीम ले रखी है जिसमें 10-10 हजार रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो 5 स्कीम अलग अलग फंड हाउस के खुद चूज किए हैं, खुद उसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बदलाव होगा लार्ज या मिड कैप में तो वो सब वो खुद करने वाले हैं। इसके अलावा वसीम साहब के पास एक ऑप्शन था कि वो 50,000 रुपए इस पर्टिकुलर स्कीम में लगा दें, पूरे के पूरे एक ही स्कीम में पैसे लगा दें। तो वो यूनियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड में, उदाहरण दे रहा हूं, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि मान लीजिए वो इस स्कीम में पूरे का पूरा 50,000 रुपया दे देते। अब ये स्कीम क्या करेगी, अंडरलाइन वो अक्रॉस मार्केट, ये नहीं कि सिर्फ यूनियन की अलग अलग स्कीम्स लेंगी, वो हो सकता है HDFC, कोटक, पराग पारेख, इन सबकी अलग अलग स्कीम्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर, जो भी इन्हें इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से है, वो खुद उनके अलग अलग स्कीम्स में पैसे लगाएंगे। तो एज एन इन्वेस्टर आपका काम क्या होगा कि आपने एक स्कीम में पैसे लगा दिए और वो स्कीम अंडरलाइन में लार्ज, स्मॉल, मिड कैप, ये सब अपना एलोकेशन कर रही है और कौन से फंड हाउस से करना है ये भी वो तय करती हैं। तो मुझे सिर्फ एक स्कीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये जो एक्टिव और मार्केट ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड टाइप की जो स्कीम्स होती हैं, वो ये स्ट्रैटेजी से काम करती है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कहता है कि मुझे बहुत सारी स्कीम्स नहीं चाहिए, इससे मुझे एक स्कीम दे दीजिए जिसमें अपने आप ही अंदर अलग अलग फंड मैनेजर्स भी आ जाएं और अलग अलग टाइप के मार्केट कैप्स भी आ जाएं, तो वो इस तरह की स्कीम्स ऑप्ट कर सकते हैं। मैं ये भी बताता हूँ ये अक्सर करते कौन है। तो जो NRIs हैं, जो इंडिया के बाहर हैं, उनको अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चाहिए फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन स्टैंड पॉइंट, KYC अपडेशन, क्योंकि वो बाहर रहते हुए ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो ऐसी एक्टिव फंड ऑफ फंड स्कीम्स को चूज कर सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट एक ही स्कीम में जा रहा है और वो स्कीम अंडरलाइंग अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रही है। टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट से भी एडवांटेज होता है कि बार बार अगर आपने मान लीजिए स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ चेंजेस किए हैं तो कोई टैक्स इंप्लीकेशन आप पे आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने एक स्कीम ले रखी है, अंडरलाइंग वो चेंजेस हो रहे हैं, तो आप पे कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। तो ये अक्सर NRIs के लिए रिकमेंडेड होता है। मेरा सुझाव पर्सनली रहता है कि अगर आप इंडिया के बाहर हैं, आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ में एक ही स्कीम में रखना है, तो ऐसे आप एक्टिव फंड ऑफ फंड स्कीम्स होती हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा कुछ दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ क्या काफी दर्शक जुड़ रहे हैं सर। एक हमारे व्यूअर है स्वास्तिक, शायद इनका नाम है, इन्होंने पूछा है, कह रहे हैं क्या अपने इमरजेंसी फंड का 50,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप? तो देखिए, इमरजेंसी फंड का डेफिनेशन क्या होता है? इमरजेंसी फंड का डेफिनेशन होता है कि आपको जब पैसों की जरूरत पड़े, आपको एक दिन के नोटिस में वो पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप 50,000 रुपए रख रहे हैं ये सोचते हुए कि अगर कुछ भी इमरजेंसी आई, आप समझिए मैं तुरंत में वो पैसे मेरे पास अवेलेबल हैं,
तो इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? लिक्विडिटी आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया हो गई। ये नहीं कि आपने पैसे लगा तो दिए लेकिन मिलने में 5 दिन लगेंगे, तो पर्पस में फुलफिल नहीं होता। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? कैपिटल प्रोटेक्शन। आप इसमें रिटर्न्स नहीं चाहते, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मुझे 12-15% या 20% कमाना है इसके ऊपर। आपका ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी विद कैपिटल प्रोटेक्शन। मुझे 50,000 चाहिए, तो जब मैं निकालने जाऊं वो 49,999 ना हो, वो 50,000 हो या उससे 1 रुपया ऊपर हो या जो भी रिटर्न ज्यादा हो। तो अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो इक्विटी ये कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर 50,000 लगाएंगे हो सकता है अगले दिन आप उसको 45,000 भी देखें। लिक्विडिटी है लेकिन आपका कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं है उसमें। तो मुझे लगता है इस कारण से इमरजेंसी फंड को नहीं लगाना चाहिए, और ज्यादा एंटरप्राइजिंग ना भी हो, मतलब हर चीज में रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो शायद हम गलत डिसीजन ले लेंगे। ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो माहौल चल रहा था बीच में, टैरिफ हो फिर वॉर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि बीता 1 साल जो है लोगों को रिटर्न नहीं मिले हैं इक्विटी के अंदर, ख़ास तौर से जो लोग सीधे निवेश करते हैं। थोड़ी सी होप जगनी शुरू हुई है, चाहे वो जीएसटी कट को लेकर के हो या फिर अब लोगों को उम्मीद है आने वाले टाइम में जो हमारे क्वार्टरली नंबर्स हैं वो थोड़े बेटर होते हुए दिखाई देंगे। आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसका असर आने वाले 1-2 क्वार्टर में अब दिखना शुरू होगा। यहाँ से आने वाले 1 साल के लिए जब हम पोर्टफोलियो का निर्माण करें, कोई अगर फ्रेश पोर्टफोलियो बना रहा हो तो उसमें किस बात पर फोकस करना चाहिए? एक तो आपने बोला कंजम्पशन थीम पर, कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट सिनेरियो को देखते हुए, खास तौर से वो लोग जो अभी 1 साल में जिन्होंने नुकसान उठाया थोड़ा सा? तो विपुल जी, इक्विटी इन्वेस्टर का माइंडसेट और हैबिट मैं अगर आपको बताऊं क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, तो पहली बात तो है कि जो पिछले 1 साल में हमने उथल पुथल देखा, बहुत सारी अनसर्टनिटीज देखी, यकीन मानिए हर साल आगे भी होने वाला है। आज रशिया यूक्रेन का मैटर है, कल कोई और दो और दूसरे कोई देश लड़ेंगे। आज टैरिफ यूएस की तरफ से, कल कोई और चैलेंजेस आएंगी। तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये अनसर्टेनिटी मान के चलना है कि ये तो होने ही वाला है। अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं, शुरू में सब प्यार मोहब्बत रहती है, लेकिन उसके बाद झगड़े होने ही वाले हैं। तो ये तो देश है, इतने सारे देश हैं जो एक साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बिना कुछ भी इश्यूज हुए हम जिंदगी जी सकते? नहीं होने वाला है, राइट? तो ये तो कंटिन्यूअसली चलने वाला है। तो ये तो एक्सपेक्ट करके चलिए, ये ना सोचे कि एक बार ट्रम्प का टैरिफ का इशू हमारा खत्म हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम लाइफ में आनी नहीं है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, हमारी प्रॉब्लम्स हर साल रहने ही वाली है। दूसरा पॉइंट कि अगर पिछले 1 साल में मुझे ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न मिला है, हो सकता है कि अगले 2-3 साल भी मुझे नेगेटिव रिटर्न मिले। ये भी आपको प्रिपेयर होकर चलना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट का कल्चर ही ये है कि वो हो सकता है कि 3 या 4 साल तक आपको कोई रिटर्न ना दे, और 5वें साल में एक साथ में पूरे 4 या 5 साल का रिटर्न एवरेज 12-15% कर दे। तो ये तो बेसिक फीचर है। अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो आप मार्केट में ना आए। मतलब सिंपल बता रहा हूं मैं, इसमें कोई वर्ड्स मिन्स नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, और आप इसको अगर समझते हैं तो इसके साथ जीने की आदत डाल लीजिए और इसमें से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। हमें पता है ये तो होने ही वाला है, अब ये होने ही वाला है तो मैं उसका फायदा कैसे लूं? तो फायदा आप एसआईपी के जरिए लेते हैं। अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी को आप हर लेवल पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आप अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। मैंने पिछली बार भी शो पे कहा था कि अगर मैं एसआईपी नहीं शुरू कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो चाहता हूं अगले 5 साल मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि मेरा अक्यूमुलेशन हो रहा है उस समय। बिल्कुल, यानी मतलब बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी सर, ऐसे मत बोलिए। यहाँ मतलब 1 साल नहीं चला, लोगों मतलब जो है जो सवाल आते हैं और जिस तरीके से लोगों की नाराजगियां रहती हैं वो तो मुझे पता है। तो ये थोड़ा सा विपुल जी यही तो मेहनत आपका चैनल कर रहा है कि हमें देखिए मार्केट में क्या जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब क्या? एक आदमी पैसे गंवाता है और दूसरा कमाता है, करेक्ट? नया पैसा तो आ नहीं रहा है, तो कोई तो लॉस कर रहा है तब कोई तो प्रॉफिट कर रहा है, करेक्ट? तो अब लॉस और प्रॉफिट कौन कर रहा है ये डिपेंड उसी पे करता है जो आपके चैनल या कोई भी जो मीडिया हाउसेज इतनी मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ। जो एजुकेटेड इन्वेस्टर है वो पैसा कमाएगा और जो इल इन्फॉर्म्ड या मिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो पैसा गंवाएगा। तो आपका चैनल जो देख रहा है वो इसका फायदा ले पाएगा, और जो अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पे या 20-25 साल के बच्चों से सुन रहा है कि एडवाइस क्या लेनी है,
वो पैसे गवाएगा। तो हम चाहते हैं कोई तो पैसा कमाए, तब जाके आपके चैनल के व्यूअर्स पैसा कमाएंगे। बस तो बिल्कुल। हमारी कोशिश वही है कि सभी लोग इन्फॉर्म्ड हों, लेकिन हर एक इंसान की चॉइस होती है सुनना किसको है। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर से दूंगा। मैं इंस्टाग्राम और इस सब की रील्स पे बहुत देखता हूँ कि जो 20, 25, 30 साल के इन्वेस्टर्स हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं कि पैसे कैसे तुरंत बनाए जाते हैं। और उसके सामने हमारे पास 30 साल के एक्सपीरियंस वाले नीलेश शाह हैं, कोटक के एमडी, हमारे पास नवनीत है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी। उनका 30 साल का अनुभव है। जितने इन लोगों की उम्र है उससे ज्यादा इनका अनुभव है। जब आप उनको सुनेंगे, वो एक बार भी नहीं कह पाएंगे आपको कि पैसे एक साल में डबल कैसे होते हैं। लेकिन जो 20 और 25 और 30 साल के लोग हैं, वो आपको इंटरनेट पे बताने की कोशिश करें पैसे डबल कैसे होते हैं। बिल्कुल राइट। तो ये तो व्यूअर के ऊपर है कि सुनना किसको है। आप जिसको सुनेंगे उसी के हिसाब से आप पैसा गवाएंगे या कमाएंगे। ये मतलब अभी जो आपने बोला, आप चाहते हैं कि 5 साल तक बाजार ना चले, तो ये थोड़ा सा मतलब बताइए कि इस साल तो चलेगा ना? मतलब 1 साल अभी तक तो सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। इसी नोट के साथ कम से कम खत्म करें कार्यक्रम को। विपुल जी, काश मैं बता पाता, काश मुझे पता होता। रादर मुझे नहीं पता कि मार्केट कल क्या करेगा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 10 साल बाद इंडियन इकोनॉमी बेटर होगी यहाँ से। तो मैं अगले 1-2 साल का मैं होराइजन नहीं दे सकता आपको, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, हम बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड हैं ये सब चीजों का फायदा उठाने की वजह हिसाब से। तो अगर 10 साल का व्यू मेरे से मांग रहे हैं, मैं वो दे सकता हूँ। 1 साल का व्यू मांगेंगे, मुझे नहीं पता। तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हर एक इन्वेस्टर को ये 10 साल का टाइम होराइजन है, मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है इंडिया के लिए। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा मौका खो जाएंगे वेल्थ क्रिएशन का। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बिल्कुल, क्यों दिव्या? क्योंकि 2047 का वैसे भी विजन है विकसित भारत का, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन है, भारत में डिमांड है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सत्य साबित। और जैसा कि सर ने बोला कि 10 साल तो गोल्डन पीरियड है ही है, तो अगर आप आज भी अपना निवेश शुरू कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल में देखिए कितना कुछ फायदा आपको होने वाला है। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में आपने बहुत ही सर सिंपल और व्यूअर फ्रेंडली तरीके से सबको समझाया कि कहाँ कितना निवेश करना चाहिए, किस तरीके से सारा पैसा सिर्फ एक ही एसेट में नहीं लगाना है, अलग अलग जगहों पर अपना पैसा डिवाइड करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी इस कार्यक्रम को तो समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन अवीर कुटिया जी सॉरी, आपका सवाल नहीं ले पाए। कोई दिक्कत नहीं, कल ले लेंगे। कल आप जुड़िएगा। कल 100% थोड़ा सा अभी मामला जीडीपी और जीएसटी का था, इस वजह से आपकी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन एसआईपी लंबे समय के लिए होती है, तो कल फिर हम जुड़ेंगे, कल ले लेंगे। क्यों दिव्या? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि सर ने बोला, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कंजम्पशन बूस्ट पर है, सरकार का पूरा ध्यान है कंजम्पशन थीम को बूस्ट करने पर। तो अगर आप वहाँ निवेश करने का सोच रहे हैं तो ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इक्विटी में निवेश की सलाह आज के जो हमारे गेस्ट थे रूंगटा सर, उन्होंने भी दी है। तो अगर आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो निवेश शुरू कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा उसमें स्टेप अप करें, क्योंकि जैसा कि सर हम हमेशा बोलते हैं स्टेप अप तो एक रामबाण है ही है निवेश का। हाँ, मतलब तनख्वाह बढ़ रही है, थोड़ा सा पैसा इधर भी बढ़ा दीजिए। हाँ, पर अगर तनख्वाह ही नहीं बढ़ेगी तो फिर समस्या है। फिर कहाँ से बढ़ेगी एसआईपी? तो इसी पर रणनीति तय करते रहेंगे, बनाते रहेंगे। बाकी आप लोगों का जो थीमेटिक फंड वाले सवाल रहते हैं वो भी कल और थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश होगी। अभी कंजम्पशन है, एक हमारे दर्शक कह रहे थे कि डिफेंस में लगाना है, कैसे करें, सब चीज़ों पे बात होगी। कल जुड़िए 4 बजे। और बाकी शेयर बाजार से जुड़े सवालों के उत्तर एक दो दर्शक शेयर बाजार पे पूछने लगे, आराम से 10 बजे जुड़िए, सुबह डिटेल में बातचीत होगी। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए और फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।